हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आ गए हैं आप सबके लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज़ लेकर। ये टेस्ट सीरीज़ मेरे भाई, इस समय जो एग्ज़ाम होने वाला है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये उसी के बेस पर ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है। और आप सबको पता होगा मेरे भाई, ये जो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज होती है, ये भारत के टॉप 5 कंटेंट में आता है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होता है इनका। हम ये आज हमारी ये पहली टेस्ट सीरीज होगी। हम पीडीएफ के माध्यम से आप सबको यह टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। तो ये आप सब अगर एक एक टेस्ट सीरीज मेरे भाई एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मंथन कर लें, क्योंकि यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर रट के आपके सामने रख दें। ये तो कोई टीचर वाली बात नहीं हुई इसमें। तो मेरे भाई, जितना ऑप्शन होता है, हर एक ऑप्शन का डिस्क्राइब करना एक टीचर का सही कर्तव्य होता है। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसको टेस्ट सीरीज के सॉल्व करेंगे, जो आप सबके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा मेरे भाई। एक बात आप लोग और याद रखिएगा, जब भी आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से मंथन किए रहेंगे, अच्छे से समझे रहेंगे, अच्छे से उसके क्वेश्चन को एनालिसिस किए रहेंगे, तो आप अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाएंगे। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे मेरे भाई, आप अपने आप को वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करोगे और वहाँ पर आपका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा बहुत हाई होगा। ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं बात कर रहे हैं हम, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस जब आपका हाई हो जाएगा मेरे भाई, तो आप जो है वहाँ अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में भले बहुत ज़्यादा तेज हो, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है मेरे भाई, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आता है। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा अपना अच्छे से मंथन किया हुआ है और पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर भी है, लेकिन उस मंथन की वजह से उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है, बढ़ गया है, तो आप ये जान लीजिए कोई जो कन्फ्यूजन वाला सवाल होगा वो भी अच्छा से करके आए। कन्फ्यूजन वाला सवाल भी सही होने का चांस ज़्यादा रहता है कॉन्फिडेंस के हाई को होने के रूप में। ये होता है मेरे भाई। तो चलिए दोस्त, आज हम आपके सबके सामने ये दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करवाते हैं। और आप सबसे मेरे भाई हाथ जोड़कर नहीं हो रहा है कि आप सब लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि मेरे दोस्त, आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर जाने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं इस स्थिति में। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग दृष्टि आईएएस का आज टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 सॉल्व करते हैं, और जो ये हमारा जनरल स्टडी से संबंधित है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 69 बीपीएससी 2023 पर ये आधारित है टेस्ट सीरीज। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ आपको हिस्ट्री से संबंधित करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे, जो भी हिस्ट्री से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो हम लोग आ गए अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है। मेरे भाई, यह सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा पूछ रहा है, कहाँ है। तो जो इसका सही आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर स्थान है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल ये है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल मेरे भाई ये दायमाबाद है, ये वाला, ये। तो ये हो गया। तो दायमाबाद कहाँ है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो चलिए दोस्त, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। तो मेरे भाई, हम लोगों को पता है जब महात्मा गांधी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, उसके बाद उनका जो एक पहला और सफल आंदोलन माना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो है बिहार का चंपारण सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी जी का पहला और एक सफल आंदोलन माना जाता है, चंपारण सत्याग्रह, जो किसानों की समस्या को लेकर था। खेड़ा सत्याग्रह हमें पता है मेरे भाई, गुजरात के किसानों से संबंधित है। अहमदाबाद मिल, ये मिल मजदूरों से संबंधित था। तो ये हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें आपको
पहले हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सभी क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें करंट अफेयर से भी मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था? तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये जान लीजिए जेम्स प्रिंसेप कौन था। जेम्स प्रिंसेप मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कार्य करने वाला अधिकारी था जो खरोष्ठी और ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो यही सबसे प्राचीन शिलालेखों में ये जो जेम्स प्रिंसेप था, सबसे प्राचीन शिलालेखों में ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया था। तो आंसर नंबर तीसरा का जो आंसर हो जाएगा बी और सी होगा। तो इसके हिसाब से हमारा डी हो गया, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चौथा देखें क्या कह रहा है हम लोगों का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई आपके लिए और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो मेरे भाई जो पूछ रहा है सन 2021 के लिए सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामदरस मिश्र को सन 2021 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आगे चले हम लोग देखें। पांचवा में देखिए क्या है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? मेरे भाई ये पूछ रहा है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी, मध्य पाषाण काल में। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले पशु को जो पालतू बनाया गया था कौन सा पशु था मेरे भाई? कुत्ता था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कुत्ते को एक पालतू जानवर के रूप में बनाया गया था। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। छठवां देखें क्या कह रहा है। देखिए क्या है छठवां में, संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? पूछ रहा है संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडो यूरोपियन। ये संस्कृत अपनी जो भाषा है मेरे भाई, यह इंडो यूरोपियन भाषा से संबंधित है। इसका ये सही आंसर ये है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा इतिहास में, तो जैसे कई भाषाएं जो होती हैं वो कई भाषा समूह से संबंधित होती हैं। तो अपनी जो संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा यह इंडो यूरोपियन भाषा समूह से संबंधित है। तो आगे चले हम लोग देखें सातवें में। ये थोड़ा सा मिलाने वाला क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही आसान होते हैं। देखिए हम लोग कितने आसानी से मिलाते हैं। मिलाने वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होता। अगर आप एक छोटी सी ट्रिक आप लोग अगर फॉलो करोगे तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए क्या है, कितना सरल है ये। एक तरफ मेरे भाई दिया है कि स्थानों के नाम, दूसरी तरफ दिया है उन स्थानों के खोजने वाले जो है व्यक्तियों के नाम। तो हमको वही मिलाना है कि इस स्थान की जो है खोजकर्ता कौन से व्यक्ति थे। तो हमें पता है यहाँ सबसे बड़ी बात मेरे भाई हड़प्पा जो सबसे पहले क्लियर रहे वही सबसे पहले मिलाया करिए तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए हड़प्पा जो मेरे भाई जो हड़प्पा के खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे, ये दो। और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे मेरे भाई? तो आर.डी. बनर्जी, जिनका फुल फॉर्म है राखल दास बनर्जी। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये वाला है धौलावीरा, ये लोथल है। अब सी वाला देखिए लोथल कहाँ से हमारा मिल रहा है? लोथल मेरे भाई एस.आर. राव, ये सी वाला 3 से मिल जाएगा। बचा है हमारे पास एक डी वाला, कहाँ से मिल जाएगा? R.S. बिष्ट। अब देख लीजिए हमारा कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन, उसी से मैच करा दीजिए। ए वाला 2 के साथ, बी वाला 1 के साथ, सी वाला 3 के साथ, डी वाला 4 के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर 8वें पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाण काल स्थल बिहार में स्थित है? ये पूछ रहा है कौन सा मध्य पाषाण काल स्थल बिहार में स्थित है? मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए पैसरा ये जो स्थान है यह मध्य पाषाण काल स्थल बिहार में स्थित है। तो इसका ये हो गया। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी अगर प्राप्त करना चाहें मेरे भाई,
तो पैसरा तो बिहार में हो गया। और ये जो लंघनगंज दिया है, लंघनगंज कहाँ है? गुजरात में है, ये गुजरात में है ये तो। और अगर थोड़ा सा हम बात करें, ये दमदमा की बात करें तो दमदमा तो आप लोग को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में है, ये दमदमा उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित थी? ये पूछ रहा है, ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित थी? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, गेरुए रंग के मृदभांड जो है ताम्रपाल कालीन उत्तर भारत में मृदभांडों की शैली प्रचलित थी, गेरुए रंग के मृदभांड। तो ये मृदभांड का मतलब होता है मेरे भाई मिट्टी के बर्तन। तो ये हो गया। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 9वें पर। निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है? ये कुछ नीचे कृतियों के नाम दिया गया है मेरे भाई, और इसी कृतियों में से हमें पूछ रहा है, थोड़ा सा छोटा करें, नीचे कुछ कृतियों के नाम दिया गया है और कुछ पूछ रहा है कि कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एक सही आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ये जो शैली है मेरे भाई, ये मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब लिखा कौन था? मेरे भाई मैथिली की सबसे पहली कृति ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा 1224 में किया गया था मेरे भाई। 1224 में किसने किया था? ज्योतिरेश्वर ने, ज्योतिरेश्वर ने किया था। तो चले हम, तो रचित वर्ण रत्नाकर की यही जो वर्ण रत्नाकर है, इसकी जो है कृतिकार कौन थे? ये ज्योतिरेश्वर थे। 11वां हम लोग देखें, देखिए क्या है 11वें में, थोड़ा मल्टीपल ऑप्शन वाला है। पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहासकार निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए कुछ दिया, देखिए क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत से क्वेश्चन हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो कहने का तरीका उसका अलग हो जाता है, खूब घुमा फिरा के कहता है, जबकि क्वेश्चन सरल होता है। तो इसका कहने का मतलब है जो घटनाएं पहले जो घटना हुई थी, उसके बाद कौन हुई थी, उसके बाद कौन हुई थी, इन घटनाओं को एक क्रम में सजाना है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले कि देखिए क्या हुआ था यहाँ पर घटनाओं के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, सबसे पहली घटना दी हुई घटनाओं में सबसे पहली घटना यही है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 में। 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त हुआ था। और सबसे यहाँ इसके नीचे जो है ये संथाल विद्रोह कब हुआ था मेरे भाई? यहाँ पर ये जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 या 56 में हुआ था, कहीं कहीं 1855 आपको मिलेगा, 1856। तो ये हो गया। अब जो हम बात करें, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त हम लोग देख लिए, संथाल विद्रोह देख लिए, कृषि में मूल्य में गिरावट 1820 में, 1820 में बॉम्बे डेक्कन में राजस्व संबंधित बंदोबस्त, ये कब हुआ था? 1818 में। तो अब आप लोग देख लिए होंगे, सभी घटनाओं को हम बता दिए कब कौन हुई थी, तब तो आप बड़े आसानी से मैच करा सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे नंबर 1 पर बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त रहना चाहिए, और सबसे बाद में जो हुआ था संथाल विद्रोह, तो 2 सबसे पहले रहना चाहिए, 2 सबसे पहले रहना चाहिए, और 3 सबसे बाद में रहना चाहिए। देख लीजिए किस में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन रहा है। सबसे पहली घटना 2 हुई थी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद हुआ था बॉम्बे डेक्कन 1818 में, उसके बाद हुआ था कृषि मूल्य में गिरावट, और सबसे अंत में हुआ था संथाल विद्रोह 1856 में। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल ऑप्शन वाला है, थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लें तो हम लोगों के लिए सही रहेगा। तो देखिए हम लोग, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय वस्त्र के संदर्भ में हमें कई कथन दिया है, उन कथनों में से जो जो ऑप्शन सही होंगे उनको हमें बताना है। तो देखिए हम लोग, सिंध एक छापेमार सूती वस्त्र है, ये भी सही बात है। सिंध। बंडाना शब्द इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है, ये भी सही बात है। दोनों बात सही निकल गया।
भारत में पहली सूती मिल 1854 बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित किया गया था। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। देखिए, भारत में पहली सूती मिल 1854 बम्बई में कताई मिल में स्थापित किया गया था 1854 में। हाँ सही बात है, ये भी गलत नहीं है, सही है, 1854 में ही लगाई गई थी। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि एक से अधिक, 3 है तो कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 13वें क्वेश्चन पर। बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या कह रहा है 13वां, प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम था। देखिए भाई, प्रतिहार शासक, प्रतिहार वंश का शासक ये जो महिपाल प्रथम था ये क्या था? तो देखिए मेरे भाई, उसने ऑप्शन नंबर बी, उसने गद्दी तो हासिल की परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया। ये प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के बारे में कह रहा है। महिपाल ने गद्दी हासिल कर लिया था परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया। तो ये जो हो गया इसका सही आंसर ये है। तो चलिए हम लोग अपने 14वें क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है हमारे 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने जीता है। किस क्रिकेट टीम ने जीता है? ये जो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है। आप लोग को इसके बारे में पता होगा, क्रिकेट के बारे में आप लोग से बेहतर कौन जानता है 14वें में। देखिए ये जो मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में एक जो है स्टेडियम है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, उसी में फाइनल मुंबई को 6 विकेट से हरा के जीता था। मध्य प्रदेश ने जीता था, किसको हरा के जीता था? मुंबई को। कितने विकेट से? 6 विकेट से हरा के जीता था। तो चले हम लोग 15वें पर। सिंपल क्वेश्चन अब आने लगे हैं आप सबके लिए फैक्चुअल। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो मेरे भाई अर्थशास्त्र, देखने में तो अर्थशास्त्र लग रहा है, कोई पूछेगा अर्थशास्त्र जो लिखी गई है वो ऑप्शन नंबर सी चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, रहते थे ये, यही जो है अर्थशास्त्र को लिखे थे। तो अर्थशास्त्र क्या है मेरे भाई? तो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र से नहीं है, यह एक पॉलिटी से संबंधित है। इसमें पॉलिटिकल, जैसे अमित शाह को कहा जाता है चाणक्य, तो अमित शाह, इसका मतलब जो पॉलिटिकल वो होता है उनका, एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटी में रणनीति बनाने का तरीका होता है अमित शाह का, तो इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है ये राजनीति से ही संबंधित बातें रही होगी, तभी चाणक्य के नाम से उनको, किसी भी राजनीतिक अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको चाणक्य की उपाधि दी जाती है। तो ये है, चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या था? ये राजनीति की रणनीति से संबंधित था ये। देखिए 16वां में देखें हम लोग क्या है 16वें में, अभिधम्म पिटक संबंधित है। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, दर्शन से जुड़े हुए विषयों से संबंधित अभिधम्म पिटक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये और क्या है इसमें, जो आंसर इसमें और जो बातें लिखी गई हैं वो क्या हैं? तो देखिए अगर यहाँ पर आप बात करेंगे, विनय पिटक जो है ये संघ या व्यवस्था से संबंधित है, नियमों और विनियमों का उल्लेख किया गया है। तो नियम और विनय ये इससे उल्लेख किया गया है। और अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा और अगर बात कर लें तो ये जो बुद्ध के उपदेशों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है कि यहाँ पर ये चंद्रगुप्त ये है, तो ये बुद्ध के उपदेशों से हो गया। तो आगे हम लोग देखें 17वें में, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो हमें पता है मेरे भाई रैयतवाड़ी प्रणाली जो थी ये थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड, इन्हीं दोनों के द्वारा यह व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये लागू किया गया था 1820 में। थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड, 1820 में थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली लागू किया। ये रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है मेरे भाई, रैयत का मतलब किसान। तो इसके पहले वह विधि प्रणाली लागू किया गया था जमींदारी व्यवस्था, जिसमें किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। इसके बाद आया रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसमें राजस्व को किसान खुद जाकर जमा करेगा सरकार के पास और अपनी ज़मीन का मालिक किसान खुद होगा। 18वें में हम लोग देखें,
निम्नलिखित में से किसने मार्सोई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर है 18वें का जो कह रहा है, किसने मार्सेई में यंग इटली की एक भूमिगत समाज की स्थापना किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ज्यूसेपे मेत्सिनी। ज्यूसेपे मेत्सिनी ने ही मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना किया था। 19वां चले देखें हम लोग। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन आया है एक और। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं मेरे भाई, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर देखेंगे तो सभी सॉल्व हो जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखें कहाँ पर है 19वां में। एक तरफ दिया गया है आंदोलनों के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है डेट दिया गया है, समय वर्ष। तो हमें मैच कराना है कौन सी घटना, कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए एकदम सही बात है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था मेरे भाई 1930 में, तो कन्फर्म से बात है। असहयोग आंदोलन हुआ था सन 2020-21 में, तो ये हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था 19 में। तो आप लोग मैच करा लीजिए, ए वाला 2 पर जाएगा, बी वाला 1 पर आएगा, सी वाला 4 पे जाएगा, डी वाला 3 पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फिट हो रहा है 19वां में। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो 20वां में देखें क्या है। निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास रखते थे? 20वां क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर आप जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो सभी ये चारवाक, अजीत, केसम्बलीन, गौतम बुद्ध, ये सभी जो थे ये इसमें विश्वास रखते थे दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में। तो ये होता है। तो आगे चले हम देखें यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो 20वां का है, तो इसमें है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि 1 से अधिक है। 21वां में देखिए क्या कह रहा है। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है 21वां में। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग देखें, वह बुद्ध का समकालीन था। यह बात सही है, बिंबिसार जो है बुद्ध का समकालीन था। कौशल के शासक की बहन के साथ विवाह के उपरांत उसे दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ था। ये भी बात सही है। उसने अवंती पर अधिकार कर लिया था। उसने अंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है 21वें में, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए अगर हम सही इसमें बात करें तो एक तो पहला हमारा सही है, बुद्ध के समकालीन था, ये बात सही है। और दूसरा क्या है कि कौशल के शासक की बहन के साथ विवाह करके उसने दहेज के जो है काशी के जो है दहेज के रूप में काशी को प्राप्त किया। यही दोनों सही है, बाकी इन दोनों बिंबिसार के रूप में गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा एक और दो। 22वां में देखें हम लोग क्या करा है 22वें में। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया था? निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया था? तो मेरे भाई ये 22वां का जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो एकता प्रणाली अपनाया था वो इनमें से कोई नहीं था। इसके बारे में सुनिए जो है, देखिए यह प्रणाली 13वीं शताब्दी के दौरान काकतीय साम्राज्य या उससे पहले विजयनगर साम्राज्य में पाई जाती थी। तो काकतीय साम्राज्य या उससे पहले विजयनगर साम्राज्य में पाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। तो काकतीय और विजयनगर में पाई जाती थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि 1 से अधिक है। तो 23वां देखें हम लोग क्या है। पूसा बहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी क्या है? 23वां में पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या है ये? गेंदे की फूल की किस्में। गेंदा का फूल आप लोग देखे होंगे, माला बनाने में बहुत बड़ा इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही गेंदे के फूल के अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, पूसा बहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी।
ये हिस्ट्री से संबंधित था, हिस्ट्री का जो करंट अफेयर है उससे संबंधित। अब देखिए क्या है इसमें, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में पूछ रहा है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का प्रयोग किया गया है, 24वां में हमसे ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई तो पता है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो प्रयोग हुआ है वो इंद्र देवता को नाम लिया है ऋग्वेद में। तो देखिए क्या है, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़ और वर्षा को देवता के रूप में माना जाता था। तो अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक बार जो मेरे भाई सबसे इंद्र को सबसे अधिक बार देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था ऋग्वेद के समय, ऋग्वेद में। और ये इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर। तो आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई, अग्नि को भगवान और आमजन के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। ये अग्नि जो थी यह भगवान और पब्लिक की बीच की कड़ी को माना जाता था इसमें। तो आगे हम लोग देखें 25वां में, निम्नलिखित में से किस देश ने ऑरेकल अस्थिलिपि, ऑरेकल अस्थिलिपि जिसे अगले मतलब लैंग्वेज में कहा जाता है ऑरेकल बोन्स स्क्रिप्ट, पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी ऑरेकल अस्थिलिपि? तो जो ऑरेकल अस्थिलिपि पाई जाती थी मेरे भाई चाइना में। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑरेकल अस्थिलिपि है क्या? तो मेरे भाई आप सबको पता होगा कि अस्थि इसमें है, अस्थि मतलब हड्डी, ऑरेकल मतलब जो उस पर मतलब पशु होते हैं, जानवर होते हैं उसके, तो जानवरों की हड्डियों की लिपि। तो इसका मतलब हुआ कि जब पहले लिपियां बनाई जाती थी तो पशुओं की हड्डी पर लिखा जाता था। इसी को पशुओं की हड्डी पर लिखना, इसी को कहा जाता है ऑरेकल अस्थिलिपि या ऑरेकल बोन्स स्क्रिप्ट। तो ये सबसे पहले कहाँ पाई गई थी? चाइना में। आप लोग को देखने से ही पता लग रहा है ऐसी हरकत चाइना वाले ही पहले किए होंगे, जानवरों के हड्डियों पर लिपि बनाया जाए। तो आगे अगर हम लोग देखें 26वां में क्या है, तो 26वां में देखें मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें तमाम जो है मस्जिदों के नाम दिया गया है इधर, और इधर उनके जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो 26वां हमारा क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। तो देखिए ये मोठ मस्जिद, पहले हम लोग मोठ मस्जिद का देख ले। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया था मेरे भाई? वजीर मियाँ भुइयाँ ने। वजीर मियाँ भुइयाँ ने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये तो एकदम सरल है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये करवाए होंगे इसमें। अब देखें हम लोग जमाली कमाली मस्जिद। जमाली कमाली मस्जिद मेरे भाई यह शेख अल फजल ने करवाया था। शेख अल फजल में बचा है एक, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बन रहा है। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 27वां देखें क्या है। मिलाने वाला है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं मिलाने वाले, गलत नहीं होते हैं। अगर 1-2 भी हमें आता है तो हम लोग सही कर ले जाते हैं। देखिए क्या है, सूची 1 को सूची ये कुछ चावल ओवल के नाम दिए गए हैं। ये सब सबसे पहले कहाँ पाए जाते थे, साक्ष्य कहाँ मिला था, तो ये दिया गया है। देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है मिलाने वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 27वां का। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। ये जो चावल देखिए मिला था, ये चावल कहाँ सबसे मिला था? कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा से मिला था। आप लोग सोच रहे हो कोल्डिहवा कहाँ है? यह कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। और हम लोग अगर चलें आगे देखें अगर गेहूं का, तो गेहूं कहाँ पाया गया था मेरे भाई? ये गेहूं वाला ये जो था हमारा, तो ये पाया गया था, अब ये हो जाएगा आपका ये 2 में, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ हमें पता है ये कहाँ है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको पता होना चाहिए, ये भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है मेहरगढ़। नहीं सॉरी भाई, यह मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। मेहरगढ़ मेरे भाई पाकिस्तान में है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़। अगर हम लोग बात करें मशहूर का,
ये मसूर कहाँ पाया गया था? बुर्ज़होम में। बचा एक बाजरा, बाजरा हल्लोर में पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ये वाला, ये बन रहा है हमारा। 27वां देखते हैं कहाँ, 28वां कहाँ है? 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो एकदम पता है मेरे भाई, सहायक संधि क्या थी, ये किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के माध्यम से। ये सहायक संधि थी क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अंग्रेज़ों ने राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति बनाई, यानी लॉर्ड वेलेजली ने अपना अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक नीति बनाई कि हम जो देसी साम्राज्य हैं उनको सुरक्षा देंगे, सुरक्षा के बदले हम उनके जो साम्राज्य है हड़प लेंगे। तो सहायक संधि यही लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ किया था। 28वां देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई, ये 29वां क्वेश्चन के आपके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ बी, हड़प्पा। ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। तो पूछ रहा है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, यानी हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये हम लोग देखें। आगे अगर देखें हम लोग, तो हम लोग अगर अगला क्वेश्चन देखें 30वां में, तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? निम्नलिखित में से शक संवत का संस्थापक कौन था? 30वां क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ही शक संवत का संस्थापक था। तो अगर हम लोग कनिष्क के बारे में थोड़ा सा जाने, कनिष्क मेरे भाई कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता था। तो 18वीं ईस्वी प्रारंभ होता है इसी से, मतलब। तो आगे देखें, उसका राजधानी पुरुसर या आधुनिक पेशावर थी, ये कनिष्क की। आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में तीनों पाषाण कालों में होने वाले परिवर्तन का दर्शन होता है? तीनों पाषाण काल स्तंभ मेरे भाई, पाषाण काल के पहले, पाषाण काल और पाषाण काल के बाद। तो ये जो है इन तीनों कालों का दर्शन किससे, मतलब परिवर्तन किस स्थान से संबंधित है? तो 31वां का हमारा ये जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ये जो है मेरे भाई पाषाण काल के तीनों कालों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे ये चौपान मांडो है कहाँ? तो मेरे भाई आप लोग जान लीजिए, देखिए ये चौपान मांडो जो है ये है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चौपान मांडो है। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। 32वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे? इसमें महाजनपदों के नाम दिया है मेरे भाई, और इसमें पूछा है कौन से अधिनायकवादी प्रकृति के थे, इसमें बताया है। तो अधिनायकवादी प्रकृति का मतलब जहाँ पर ये जो राजतंत्र था इसके बारे में दिया गया है। तो ये 32वां क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें मल्ल, गंधार, कंपोज, वज्जी, ये चार जो है महाजनपद के नाम दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से बताना है अधिनायकवादी प्रकृति का कौन सा महाजनपद था। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो राजतंत्र जो था वो गंधार, कंपोज, काशी, वत्स, अवंती, चेरी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अंग, कौशल, मगध और सुरसेन, ये इसमें राजतंत्र था। और अश्मक, मल्ल और वज्जी में गणतंत्र था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3।
मेरे भाई ये 2 और 3, इसमें जो है राजतंत्र था और इसमें जो है राजतंत्र नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई। चले हम लोग आगे देखें। उपनिषदों में संवाद है, उपनिषदों में संवाद क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो हमारा 33वां क्वेश्चन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, संवाद। उपनिषद में संवाद छात्र और शिक्षक के मध्य है, मतलब उपनिषद में जो डिबेट है वह छात्र और शिक्षक के मध्य है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखें। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय मेरे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वही पूछ रहा है गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। कुमारगुप्त को मेरे भाई, यहाँ जो कुमारगुप्त को, इनको ये अपना जो उपाधि था, अपना जो टाइटल रखते थे वो महेंद्रादित्य रखते थे, महेंद्रादित्य। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे ये गुप्त वंश के। और हम लोग चलें, ये स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने एक जो है क्या उसे बोला जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। तो चलें हम लोग 35वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? कई स्थान दिए हुए हैं, बताना है किस स्थान पर अशोक स्तंभ शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। 35वां क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये आपका जो दिए हुए ऑप्शन में है ये गिरनार, ऑप्शन नंबर ए, गिरनार में अशोक स्तंभ शिलालेख प्राप्त नहीं हुए थे, और जबकि कंधार, मेरठ, इन सब जगहों पर अशोक स्तंभ प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। 36वां देखिए क्या है। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज से संबंधित है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुआ था। एक तो ये हमें फैक्ट मिला, और दूसरा का पूछ रहा है किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना किया। कहाँ किया? बम्बई में किया। तो चलिए हम लोग 37वां देखते हैं कहाँ है। थोड़ा छोटा करना होगा, अच्छा क्वेश्चन है मिलाने वाला। देखिए, एक तरफ इधर हमें दिया है, एक तरफ इधर दिया गया है राख के चिन्ह जो साक्ष्य मिले थे, एक तरफ दिया गया है उसका स्थान। तो किस स्थान पर क्या मिला था ये हमें बताना है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 37वां है। थोड़ा सा छोटा कर लें, हाँ अब बढ़िया है। देखिए क्या है 37वें में। 37वां हमारा जो क्वेश्चन है ए, इसमें देखिए पहले क्या है, ए वाला जो है हमारा राख के चिन्ह। राख के चिन्ह कहाँ मिले थे मेरे भाई? ये जो आपको सबसे पहले कन्फर्म रहे वही लगाया करिए। राख के चिन्ह कहाँ मिले थे? कुरनूल में मिले थे। और पत्थर के औजार कहाँ मिले थे मेरे भाई? हुसगी में, हुसगी। और शुतुरमुर्ग अंडे का कवच, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच मेरे भाई पटने में। और हम लोग देखें जूते हुए खेच का साच, ये तो कालीबंगा में। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब स्थान है कहाँ? कालीबंगा मेरे भाई राजस्थान में है। ये हो गया। अब हम लोग और स्थानों के बाद देखें, ये पटने, जहाँ शुतुरमुर्ग के अंडा मिला था, पटने कहाँ है मेरे भाई? पटना एक महाराष्ट्र में स्थान है, महाराष्ट्र में है। ये हो गया। और कालीबंगा हम लोग देख लिए राजस्थान में है। और अब कुरनूल की गुफाओं में राख के चिन्ह पाए गए थे, तो कुरनूल हो गया। तो आगे हम लोग देखें 38वां में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 38वां का क्या कह रहा है? कौन सा कथन हम्पी से संबंधित सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई हम्पी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? कई 3 ठो कथन दिया है, पूछ रहा है कौन सा कथन हम्पी से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो पहला
पहला हमारा ये है, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, सही बात है। रामनवमी उत्सव हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, ये भी सही बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है हम्पी से संबंधित। अब जो विजय विठ्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाई थी, ये बात गलत है। विजय विठ्ठल मंदिर का निर्माण ये 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने नहीं बल्कि राजा देवराय द्वितीय ने करवाया था, तो ये तो गलत हो गया। तो हमें पूछ रहा है कौन सा गलत, कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना 39वां में, बढ़िया है। देखें क्या है, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महापाषाण से संबंधित कई कथन दिया हुआ है और कौन सा कथन सही है उसको बताना है हमें। तो देखिए ये जो दिया है इसमें 39वां में हमारे, तो इन लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यतीत किया गया, इन्हें लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यतीत किया गया, सही है। इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया गया, महापाषाणकालीन कब्रों से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए, तो यहाँ पर सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो 39वां हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए हम लोग 40वां पे चलते हैं। देखिए 40वां में क्या है, निम्नलिखित में से किस वेद में ब्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है। 40वां में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ ऋग्वेद के कुछ ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद में मेरे भाई पूछ रहा है किस वेद में, तो ऋग्वेद में ब्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो आगे चले हम लोग, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था मतलब जो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुए, और जो वैश्य हैं वो उनकी जांग से पैदा हुए, और शूद्र उनके पैर से पैदा हुए। ये वर्ण व्यवस्था का यही एक वो मिलता है हमें। तो ये किस में मिलता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है, तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का वेद मिलता है उल्लेख। 42वां देखें, पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो ऑप्शन नंबर ए जगतग्राम, जगतग्राम में ही पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आगे देखें हम लोग 43वां में, निम्नलिखित में से कौन सा नाम शतपथ ब्राह्मणों में रुद्र से जुड़ा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कौन सा नाम रुद्र से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा पशुपति, सर्व, भव और बहिक के रूप में दी गई है। तो यहाँ पर मेरे भाई सब हो जाएंगे, पशुपति, सर्व, बहिक, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चले हम लोग 44वें में, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी VVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अगर आप लोग पूछेंगे कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्हें बनाया गया है जो दिया है, तो अगर हम लोग और अगर बात करें तो नीति आयोग के बारे में आप लोग पता होगा, ये योजना आयोग को समाप्त करके तब जाकर ये नीति आयोग को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, मोदी सरकार में ये बनाया गया था। तो 45वां में अब लोग चलें देखें क्या कह रहा है 45वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, पुस्तक हर्षचरित के लेखक हैं। जो पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पर, ये हमने गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। तो
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 46वां में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। मेरे भाई जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित है? मेरे भाई इसको पहले काकोरी ट्रेन कांड बोला जाता था, तो इसे अब जो है सरकार ने काकोरी कांड को हटाकर एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन संबंधित नहीं है। तो हमें पता है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर 47वां बी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद थे जो काकोरी ट्रेन कांड जब हुआ था तो इसमें उनको जो है फांसी नहीं दिया गया, ये फरार हो गए। बाकी सब उसमें इनको सबको फांसी हो गई थी। 48वां में देखें, कौन सा गांधी इरविन समझौते का भाग नहीं था? तो हिंसा के आप लोग देखिए इसमें कई कथन दिया है। कथन में हमें पूछा है कि कौन सा कथन गांधी इरविन के समझौते का भाग नहीं था। तो नहीं आप लोग याद रखे रहिएगा। सविनय अवज्ञा में शामिल होने, आंदोलन में शामिल कैदियों की रिहाई, ये सही बात है, गांधी जी ऐसा बोले थे। नमक कर समाप्त करने के लिए, ये भी बात सही है, ये भी गांधी जी कहे थे। हिंसा के लिए आरोपी कैदियों की रिहाई, ये बात तो गलत है। गांधी जी ऐसा कैसे कर सकते? जो हिंसा किए हैं उनकी रिहाई कैसे कर सकते हैं गांधी जी इरविन से समझौता? तो ऑप्शन नंबर सही है, यही संबंधित नहीं है गांधी इरविन समझौता से। तो आगे हम लोग देखें 39वां में, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने से अनुमति नहीं थी। 49वां क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बताना हमें कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है हमें। तो चले हम लोग देखते हैं। महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी, ये बात तो सही है, नहीं थी। महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी। मेरे भाई थी, ऐसा नहीं है। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति थी, तो ये गलत हो गया। अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, ये बात सही है। ऋग्वैदिक समाज में जिसको अधिक पुत्र होता था वो वरदान माना जाता था। बाल विवाह का प्रचलन था, ऐसा नहीं था ऋग्वैदिक समाज में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्या है अब हमारा, चोल शिलालेखों के अनुसार पल्लीचद्दम, इसके बारे में पूछा है 50वां में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। चोल शिलालेखों के अनुसार ये जो पल्लीचद्दम है यह क्या है? जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि से संबंधित है। तो आगे चले हम लोग 51वां देखें, बढ़िया क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। इधर जो है कुछ दिया गया है, कृति वगैरह दी गई है, इधर उसके लेखाकार दिए गए हैं, तो इसी को हमें मिलाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको मिलाना है। देखिए क्या है, भागदूध। भागदूध जो है मेरे भाई यह होगा, ये भागदूध जो है ये क्या था? भागदूध क्या था? यह कर संग्रह करता थे, जो टैक्स को इकट्ठा करते थे। ये हो गया। अब आता है हमारा बी। बी क्या था? सूत। सूत वो जो होता क्या होता थे? सारथी होते थे। पालागल क्या होते थे? दूत होते थे। और अक्षवाप लेखाकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इसके हिसाब से। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, भारत और नेपाल को जो जोड़ने वाली ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन, हाल ही में कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली से। नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया है। अब देखें हम लोग 53वां में क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंध में सही नहीं है? जैन धर्म के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कौन सा सही नहीं है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का एक संयोजन है। ये बात सही है, जैन धर्म में ऐसा बताया गया है। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे, ये भी सही बात है। जैन धर्म के 4 सिद्धांत है, ये गलत है मेरे भाई। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। वो 5 सिद्धांत कौन कौन सा है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब आपको पता होगा। तो ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं जैन धर्म में। 53वां 54 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हरिसेन। हरिसेन ही था मेरे भाई जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो चलिए हम लोग देखें 53वां में 55 में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आ रहे हैं अब आपके लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी 1929 में। 1929 में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 29 दिसंबर, यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटा दें, ये 29 दिसंबर 1929 को जो है अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक निर्णय लिया पूर्ण स्वराज प्रस्ताव करने का। और नेहरू जी और अन्य नेता थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की कसम खाई। तो उसी दिन से जो है ये किया। और ये हुआ था ये पूर्ण स्वराज जो मनाया गया था उस समय, वो इसी के उद्देश्य से मनाया गया था। तभी से लोग आधी आज़ादी की नहीं बल्कि पूरी आज़ादी की मांग करने लगे। 56वां देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया? देखिए वर्ष 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पहली बार सार्वजनिक रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था? कलकत्ता में। तो चलें हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? तो प्राचीन भारत में महाजनपद कौन सा नहीं था? तो आप लोग को पता होगा। महाजनपद जो है अगर बात करें तो 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में। उन 16 महाजनपद का नाम अगर आप लोग जानना चाहें तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। गंधार, अशमक, अवंती, कंपोज, वत्स, सूरसेन, चेदी, मत्स्य, कौशल, मल्ल, वज्जी, मगध, कुरु, अंग, पांचाल, काशी, यही 16 महाजनपद थे मेरे भाई प्राचीन समय में। और इसमें से कौन सा नहीं आया? जितने मैंने नाम पढ़ा इसमें से कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी नहीं था। तो चले हम लोग विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु यानी बैक्टीरिया जिसका नाम है थियो मार्गरीटा मैग्निस्पा कहाँ खोजा गया था? तो 58A में कैरेबियन मैंग्रोव में विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु खोजा गया। तो चले हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए ये हमें पूछना चाह रहा है 59 क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये हम लोग देख लिए। चलते हैं अब 60वें क्वेश्चन पर। देखें क्या है अपना 60वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बौद्ध तीर्थ स्थलों में कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है? बौद्ध तीर्थ स्थल दिया है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है। तो 60वां का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके बिहार स्पेशल में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया रामभर स्तूप। ये रामभर स्तूप ये बिहार में नहीं है। तो
तो कहाँ है रामभर स्तूप? बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। यह बौद्धों के लिए पवित्र तीर्थ यात्रा स्थल के रूप में है मेरे भाई। भगवान बुद्ध ने यहीं अंतिम जो है संस्कार किया गया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यही बिहार में नहीं था। तो चले हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कहाँ है। तो ये कहाँ था ये रामभर स्तूप? यहाँ जहाँ पर ये बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हुई थी बौद्ध। 60वां का, भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की 2 राजधानियाँ थी? ये पूछ रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की 2 राजधानियाँ थी। 61वां में पूछ रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो देखिए जो 61वां सवाल है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुषाण वंश के में 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानें, इसकी 2 राजधानियाँ कौन थी? मथुरा और पेशावर। मथुरा और पेशावर ये 2 राजधानियाँ थी। 62वां देखिए, बिहार के किस जिले में हाल ही में गिद्धरेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई, ये जमुई में मिला था। ऑप्शन नंबर सी, जमुई में मिले थे। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो सीधी सीधी बात है, एकदम सरल है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस ले लिया। इसके लिए बहुत से आंदोलनकारी नाराज़ हो गए थे। तो चले हम लोग चौरी चौरा का स्थान भी है गोरखपुर में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 में 4 या 5 फरवरी को कहा जाता है, कहीं कहीं 4 या कहीं कहीं 5 मिलेगा। तो चले हम लोग 64वां देखें क्या है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है मेरे भाई? तो इसमें एकदम सरल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है। 65वां देखिए, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? 65वां क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग, दलित लिख दिया, यहाँ दलित होगा, संघ की स्थापना किया था। बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बाबा रामचंद्र जो थे वो अवध में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामचंद्र। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है ये हमें, अलाउद्दीन के संबंध में। देखिए अलाउद्दीन के बारे में अगर बात करें तो उसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक शहर में सेना रखने के लिए किला का निर्माण करवाया था, सही बात है। गंगा और यमुना दोआब क्षेत्रों में एकत्र कर सेना के भरण पोषण के लिए किया गया था, ये भी सही बात है। उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन का स्थान पर इक्ता के रूप में भुगतान किया, नहीं, उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन यानी कैश वेतन ही दिया, ये गलत है। तो यही गलत हो जाएगा हमारा। तो हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही आपसी वाला सही नहीं है। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर, मिलाने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक तरफ यहाँ पर कृति दिया गया है, पुराने समय की जो रचनाएं थी वो दिया गया है, और किसने इसकी रचना किया था वो इधर दिया गया है। तो यही अब देखिए क्या है। अब यहाँ पर जो हमें सबसे पहले आता है उसको मिला लीजिए। जो रिहला इब्न बतूता ने लिखा था, ये तो हो गया। सबसे पहले जो हम जानते हैं वही हम लिख दें, तो ये लिख दिया। और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे, जो हम पहले जान रहे हैं वही मिला लें। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे, ये हो गए। अब हम बात करें किताबुल हिंद की। किताबुल हिंद मेरे भाई ये अलबरूनी ने लिखा था इसको, किताबुल हिंद।
तो ये अल-बरूनी के पास आ जाएंगे। बचे हैं डी, डी इनके पास चले आएंगे, तो डी 4 के पास, सी 2 के पास, ए 3 के पास। ये वाला सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चले हम लोग किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था? तो जो हमारा 69 क्वेश्चन है यह हिस्ट्री के करंट अफेयर से संबंधित है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चीन, सी, ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा। चीन ने ही मेरे भाई 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था। वर्चुअली मेज़बानी चीन ने किया था, डायरेक्ट नहीं किया था। तो चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थि हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा स्थल से किन पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई थी, ये पूछ रहा है 70वें वाले में। तो मछली का भी हुआ था, सूअर का भी, भैंस का भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक तीनों। जब एक से अधिक रहता है, बिहार पीसीएस में इसी प्रकार क्वेश्चन आता है, एक से अधिक रहता है तो हमें डी लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कौन सा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, उसमें हमें मिलाना है। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू, जो हमें सबसे कन्फर्म है वो हम मिला दें, ये रंपा विद्रोह से संबंधित है। अब हमें यहाँ पर देखना है बुद्धो भगत। बुद्धो भगत किससे संबंधित होंगे मेरे भाई? वह लारका विद्रोह से संबंधित है। लारका विद्रोह से संबंधित कहाँ हुआ था? लारका विद्रोह झारखंड में हुआ था। और ये आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह चलाया था। गोविंद गुरु की बात आती है। अब ये गोविंद गुरु ने कौन सा जो है आंदोलन चलाया था? तो यहाँ पर मेरे भाई हमारे हिसाब से गोविंद गुरु का ये जो हो जाएगा यहाँ, गोविंद गुरु तो राजस्थान से संबंधित थे, वहाँ आंदोलन भगत विद्रोह, गोविंद गुरु जो थे भगत विद्रोह ये किए थे नेतृत्व। और बचा है एक लक्ष्मण नाइक, तो ये कोरापुट हो जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर बन रहा है ये 71 में, तो ये हो जाएगा हमारे हिसाब से। आप लोग हम मिला लेंगे, ए वाला 3 पे जाएगा, बी वाला 2 पे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। तो चले हम लोग 72 पे देखें। बहत्तर क्या है? इसका ऑप्शन शायद उस पार है। चलते हम ये वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है? कौन सा ग्रंथ सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कौन सा ग्रंथ सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलफुजात। मलफुजात नाम का ये जो ग्रंथ है ये क्या है? सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है। 74वां में क्या है? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। शैलचित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74वां में ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शन है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो शैलचित के संबंध में बातें दी गई हुई हैं, उन बातों को हमें देखना है कौन सा कथन में है। तो भारत में शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज एक पुरातात्विक आर्किबोल्ड कलाइकल द्वारा किया गया था। सही बात है। उत्तर पुराण चरण के चित्र रैखिक निरूपण हैं, ये भी सही है। और अगर बात करें ताम्रपाषाणकालीन युग में लाल और पीले रंग का उपयोग करने वाले चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई। मेरे भाई ये गलत है, ये लाल नहीं होगा, हरे और गहरे लाल रंग का रैखिक निरूपण है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। 74। 75वां में हम लोग चलें। निम्नलिखित में से किसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम जिसका नाम सूर्य नूतन विकसित किया है?
सौर नूतन किसने विकसित किया है मेरे भाई 75वां क्वेश्चन में? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम जिसका नाम सोलर नूतन रखा गया है। चलते हैं हम लोग 76 क्वेश्चन पर। देखिए क्या है 76वें में, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व समय से आरंभ करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटनाओं को देखिए मेरे भाई, इसका कनिक तरीका है, कौन सी घटना पहले हुई थी कौन सी बाद में हुई थी, उसको हमें ऑर्डर में सेट करना है। तो 76वें का देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बारदोली की बात कर लेते हैं। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। ये 1928 में बारदोली में हुआ था ये किसान आंदोलन। महात्मा गांधी का नोआखली दौरा कब हुआ था? 1928 में हुआ था ये। सॉरी थोड़ा सा पानी पी लूँ दोस्त। सॉरी आप सबको थोड़ा सा तकलीफ़ देने के लिए, क्योंकि गले में खराश हो गई थी बोलते बोलते। तो महात्मा गांधी का नोआखली दौरा कब हुआ था? देखिए 1946 में। 1946 में दंगों को रोकने के, सांप्रदायिक दंगे उस समय बहुत चल रहे थे, तो उस समय महात्मा गांधी ने नोआखली का दौरा किया था 1946 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता मेरे भाई मार्च 1931 में हुआ था, ये मार्च 1931 में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये दिसंबर 1931 में। तो ये हमारा हो जाएगा इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही सेट होगा। सबसे पहले एक हुआ था 3, 4, उसके बाद 2। 77 देख लें हम। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया? तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई हमारा भारत शासन अधिनियम 1958। यही एक्ट ऐसा था जो कंपनी की शक्तियों से छीनकर जो है ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश सरकार को दे दिया। 78वां देख लें हम। देखिए क्या है 78वें में, 13वीं शताब्दी के दौरान मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 78वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा तेरा, मिन्हाज ए सिराज हिंदुस्तान का प्रयोग किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर पंजाब हरियाणा क्षेत्रों और गंगा यमुना के बीच की भूमि के लिए जो मिन्हाज शब्द प्रयोग किया गया था 13वीं शताब्दी में, वो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा यमुना के क्षेत्रों के बीच के लिए प्रयोग किया जाता था। देखिए 79 में क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? सॉरी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो 79 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। यही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। 80 देख लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है, तो ये ब्लैक स्वान क्या है इसे हमें बताना है 80 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ब्लैक स्वान दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात किया गया है या दुर्लभ और जो अप्रत्याशित घटना है उसके संदर्भ में बात करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 140 क्वेश्चन थे, 80 हमने देख लिया है और बाकी जो 60 क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको देखने में, हमको बनाने और अपलोड करने में समस्या होगी, तो इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। तब तक हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।